हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग जानते हैं कंडक्टर्स के बारे में कि कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरपूर मात्रा में अवेलेबल रहते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर मूव कर जाते हैं, लेकिन कंडक्टर के बाहर नहीं जा पाते हैं। कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, नीड ऑफ द आवर जब होगा, तब वो कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं फ्रीली। और ऐसे फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे प्रेजेंट होते हैं जिस मटेरियल में, उस मटेरियल को कंडक्टर कहा जाता है। जैसे जनरली मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स की बात नहीं करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपना डिस्कशन सॉलिड कंडक्टर्स के ऊपर ही रखने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी उनमें पाई जाती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अब इस बात का मतलब क्या है एक बार समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है रैंडम शेप का, ठीक है। ये रैंडम शेप का एक मैंने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को चाहे आप पॉजिटिव चार्ज दे दें। आपने क्या दिया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया, गिवन पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एवरी पॉइंट इन दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर जहां जहां मटेरियल प्रेजेंट है, देखिए कहां जहां जहां मटेरियल प्रेजेंट है, यहां 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 हर जगह अंदर जहां मटेरियल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, जीरो के बराबर। किसी भी पॉइंट पर इनसाइड द मटेरियल जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो जीरो के बराबर होती है यदि हम उन चार्जेस को देने के बाद इसको इक्विलिब्रियम में आने दें। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उन चार्जेस को उनकी मर्जी से रीअरेंज हो जाने दें। तो उस स्टेट को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। कि हमने इसको चार्ज दिया, अभी तो हमने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिया है, और पॉजिटिव चार्ज को रीअरेंज हो जाने दिया, उसके बाद ये प्रॉपर्टी बैठती है फिट कि किसी भी पॉइंट पर जहां मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो के बराबर। तो सर क्या ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ही वैलिड है? नहीं, ये आप कुछ भी कर लीजिए, आप इसको गिवन नेगेटिव चार्ज दे दीजिए, गिवन नेगेटिव चार्ज, तो भी ये जो प्रॉपर्टी है ये वैलिड रहती है। सर चार्ज देना जरूरी है? नहीं, चार्ज नहीं भी देंगे, इसके पास ऑलरेडी चार्ज है या चार्ज नहीं भी है, तब भी इनसाइड दिस मटेरियल द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। तो यहां पे लिखें चाहे नो चार्ज गिवन, नो चार्ज गिवन, कोई चार्ज नहीं दिया है, नो, चाहे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दें, एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दें, चाहे कोई चार्ज नहीं दें, चाहे पॉजिटिव चार्ज दें, चाहे नेगेटिव चार्ज दें, कुछ भी कर लें, यदि हम इसको, इनके चार्जेस को, इसके अंदर जो चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम अपनी मर्जी से अरेंज होने का चांस दे दें, अपनी मर्जी से अरेंज होने का टाइम दे दें, तो इस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर होती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि चार्जेस को रीअरेंज होने में बहुत ही कम समय लगता है, पलक झपकते ही ये जो हैं ये चार्जेस रीअरेंज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली ही अचीव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारे सामने कंडक्टर रखा है तो वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। रियल टाइम की बात करें तो हमें उसको कोई अप्रिशिएबल टाइम नहीं देना होगा कि भाई आराम से रीअरेंज हो जाए, नहीं, अपने आप बहुत ही जल्दी वो रीअरेंज हो जाते हैं और ये प्रॉपर्टी वैलिड रहती है। इस प्रॉपर्टी में जो याद रखने की बात यह है कि इनसाइड की बात कर रहे हैं, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई फैक्ट बात, फिक्स बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है बाहर, लेकिन अंदर जो है कंडक्टर के अंदर का मतलब इनसाइड द मटेरियल, जहां पे मटेरियल प्रेजेंट है। और एक डेविड जे ग्रिफिथ की एक बुक है, उसमें लिखा है कि इनसाइड द मीट ऑफ द कंडक्टर, मीट समझते हैं सब लोग, तो जो मीट है इस कंडक्टर का, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इनसाइड
द मीट ऑफ कंडक्टर। से मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं मीट की, क्योंकि उससे फील आ रहा है ना, जो हमारे अंदर जो मीट है उसके अंदर की बात कर रहे हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक बात। आगे सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी में बताया गया है कि सरफेस जो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब क्या है कि एक कंडक्टर है दोस्तों, लाइक दिस। इस कंडक्टर के साथ हमने कुछ भी किया, हमने इसको चार्ज दिया, नहीं दिया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो अब इस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पर कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस पॉइंट के नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल का मतलब यदि हम यहां पे एक टेंजेंट बना दें, एक ऐसे टेंजेंट बना दें, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो ऐसे हो या ऐसे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। किसी और पॉइंट की बात कर लेते हैं, मान लीजिए यहां पर हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाइए और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो कहलाएगी नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाएंगे उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए हम यहां पे पूछना चाहते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो फटाक से टेंजेंट बनाइए, परपेंडिकुलर बनाइए, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर या इधर कोई एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इस बात का हम एक्सप्लेनेशन लॉजिकली समझ सकते हैं। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन बेटा? एक्सप्लेनेशन, तो एक कंडक्टर की बात करिए, ठीक है, और इस कंडक्टर पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, कंडक्टर पे एक पॉइंट ले लिया यहां पर, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट बना दी, ये सिर्फ एक रेफरेंस लाइन है, टेंजेंट बना दी, और मैंने मान लिया कि इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह मैंने मान लिया कि इस तरीके से है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यदि हम दो कंपोनेंट्स करते हैं, तो एक कंपोनेंट आएगा इस टेंजेंट के अलॉन्ग, इसको कह देते हैं ई एक्स कह देते हैं, और एक कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आने वाला है वाई डायरेक्शन में, इसको ई वाई कह देते हैं। ठीक बात है। एक इसका कंपोनेंट इस तरफ, एक इसका कंपोनेंट इस तरफ। तो जो भी चार्जेस जो चार्जेस इस कंडक्टर में यहां पर प्रेजेंट हैं, उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मान लीजिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो Q इंटू ई एक्स के बराबर फोर्स लगेगा बेटा इस तरफ, और Q इंटू ई वाई के बराबर फोर्स लगेगा इस तरफ। तो वो इस फोर्स की वजह से कंडक्टर के बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, लेकिन इस फोर्स की वजह से वो टेंजेंट के अलोंग मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग गया टेंजेंट के अलोंग, तो वो मूव कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले ये डिफाइन किया था कि ये हम बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं, कि जब चार्ज रीअरेंज करके रुक चुके हैं, तब की बातें हमने यहां पे की हैं। लेकिन यहां पे फिर से आपके चार्जेस मूव करने लग गए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम तो अचीव ही नहीं हुआ, लेकिन हमने पहले डिफाइन कर दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पर जो फील्ड है उसकी बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आई कि चार्ज मूव नहीं करने चाहिए। हम ये बातें चार्ज के रुकने के बाद कर रहे हैं, तो अब चार्ज कैसे मूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो केस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक रैंडम डायरेक्शन में लिया था, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां लिख सकते हैं नॉट possible because charge would experience a tangential force and will start moving
but it's not possible, but it is contrary to electrostatic कंडीशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस रुक चुके हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो चलने लगेगा, विच इज इन द कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये बात गलत है और ये बात सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, आगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी इन कंडक्टर्स की ये होती है कि स्टैटिक सिचुएशन में या इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक सिचुएशन का मतलब है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कोई भी एक्सेस चार्ज उस कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता है। ये इस प्रॉपर्टी का टाइटल है। इस प्रॉपर्टी को समझिए क्या इसका मतलब है। तो मैंने एक रैंडम शेप का एक कंडक्टर लिया, रैंडम शेप का कंडक्टर लिया और मान लीजिए कि आपने इस कंडक्टर को और बाहर से चार्ज दिया है। एक्सेस चार्ज का मतलब क्या है कि हमने बाहर से इसको और चार्ज सप्लाई किया है। लेट्स से इसको हमने चार्ज सप्लाई किया, यहां से नहीं इधर से करते हैं, चार्ज सप्लाई किया, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर दिया, पॉजिटिव चार्ज गिवन दे दिया। तो चार्ज देने के बाद हमें फाइनली, फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, एग्जैक्टली तो ड्रॉ हो नहीं पाएगा। तो ये प्रॉपर्टी का कहना है कि जो चार्ज है वो हम पूरे वॉल्यूम में हमने इस चार्ज को सप्लाई किया था, यूनिफॉर्मली हमने इस चार्ज को दिया था, लेकिन चार्ज अपने आप रीअरेंज होकर सरफेस पर पहुंच जाता है। चार्ज जो है वो सरफेस पर पहुंच जाता है लाइक दिस। अंदर जो है, अंदर इस मटेरियल के अंदर कोई भी चार्ज जो है जो बाहर से लाया गया था, एक्सेस चार्ज जो है वो नहीं रहता है, सारा चार्ज सरफेस पर पहुंच जाता है। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक तरीका तो ये है कि जैसे ही हम इन चार्जेस के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है उसका आप समझिए। ये एक्सप्लेनेशन है इसका नंबर 1, एक्सप्लेनेशन। तो मान लीजिए हमने चार्जेस बीच में रख दिए, हमने ये कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर में 2 पॉजिटिव चार्ज रख दिए, पॉजिटिव चार्ज पास। ठीक है, अब इनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो सुनिए। तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये इसको कह रहा है कि चल भाग यहां से, ये कह रहा है चल तू भाग यहां से, ये कह रहा है तू भाग, ये कह रहा है तू भाग यहां से, तो कह रहा है नहीं तू पहले भाग, कह रहा है तू भी भाग पहले। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से रिपेल एक दूसरे को करना चाहते हैं। ये बात समझ में आई कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब क्योंकि इन चार्जेस के पास ये फ्रीडम है कि ये इस मटेरियल के अंदर मूव कर सकते हैं फ्रीली, तो ये कहते हैं अच्छा मैं जा रहा हूं। ये कह रहा है कि तू भाग यहां से, इसने एक बार में बोल दिया ठीक है जा रहा हूं मैं, ठीक है जा रहा हूं मैं। तो इसने इसको बोला कि तू भी जा यहां से, तो कह रहा है कि हाँ ठीक है यार मैं भी जा रहा हूं। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं ये दूर जाने लगते हैं, जिससे इनके बीच का जो रिपल्शन है वो कम हो जाए। तो ये चार्जेस कहां पे जाके रुकेंगे, इन एंड पॉइंट्स पर जाके ये रुक जाते हैं, क्योंकि ये मटेरियल को तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये एंड पॉइंट्स तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे और सारे चार्जेस होंगे, ये यहाँ पे चार्जेस होंगे, यहाँ पे भी चार्जेस होंगे, यहाँ पे भी चार्जेस, यहाँ पे भी चार्जेस, तो सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं और सब मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाना चाहते हैं, जिससे उनके बीच का रिपल्शन जो है वो कम हो जाए। तो रिपल्शन कम करने के लिए चार्जेस जो है ये सरफेस पर पहुंच जाते हैं। ये इसका एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो है वो गॉस लॉ की हेल्प से समझाया जा सकता है कि इस प्रॉपर्टी को। तो यहां पे मैं अगली स्लाइड ले रहा हूं। तो मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है लाइक दिस, और इस कंडक्टर में हमने चार्ज दिया हुआ है, हमने इसमें ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है, चार्ज इज गिवन। तो हमारे पास जो कंडक्टर बनेगा,
इस कंडक्टर में पता लगाते हैं कि चार्ज है कहां पर, अंदर चार्ज है या नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा करते हैं। तो मैंने इस कंडक्टर के अंदर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया। आपको पता है गॉसियन सरफेस के बारे में। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस यहां पर बनाया, एक छोटा सा मैंने गॉसियन सरफेस बनाया। दिस इज व्हाट, दिस इज गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर मैं गॉस लॉ का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो गॉस सरफेस, इसका नाम दे देते हैं नंबर 1। तो मैं लिखूंगा फॉर सरफेस नंबर 1 इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ये देखिए कि इस इमेजिनरी सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है। तो हम इतना जानते हैं, पहले नंबर की प्रॉपर्टी हमने कंडक्टर की पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, 0। यहां 0, यहां भी 0 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0, वहां भी 0, अब तो पूरे शहर में 0, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर या गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 के बराबर। तो 0 के साथ ds का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा और इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा Q इनसाइड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो नहीं ही है। अब गॉसियन सरफेस में यहां बनाऊं चाहे यहां बनाऊं तो भी इसके अंदर चार्ज 0 आएगा, सेम कंडीशन यहां पे फॉलो होगी। मैं गॉसियन सरफेस का साइज बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो भी यही रिजल्ट हमें मिलने वाला है कि इस बड़े गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0। मैं और बड़ा एक अजीब टाइप के शेप का मैं एक गॉसियन सरफेस बना दूं तो क्या होगा, इसके अंदर भी सेम रिजल्ट आने वाला है, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दैट गॉसियन सरफेस, दैट्स व्हाई द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज 0। तो इसके अंदर भी 0 चार्ज है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि जहां जहां मटेरियल प्रेजेंट है और वहां वहां हम गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर चार्ज 0 आना चाहिए। इसका मतलब जहां जहां मटेरियल प्रेजेंट है, जहां जहां गॉसियन सरफेस हम बना सकते हैं अंदर मटेरियल के, वहां वहां चार्ज नहीं होने वाला है। तो चार्ज गया कहां सर, हमने जो चार्ज दिया था वो गया कहां, क्या हवा में उड़ गया चार्ज, नहीं, वो चार्ज जो है वो सरफेस पर पहुंच जाता है। वो चार्ज जो होता है बेटा सरफेस पर पहुंच जाता है, लाइक दिस। यदि आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है, यदि आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो वो इसकी सरफेस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यदि हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पर, अंदर नहीं ठहरता है। तो ये इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन हुआ यूजिंग द गॉस लॉ। तो आपका ये था एक्सप्लेनेशन। तो ये प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर का जो वॉल्यूम होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि वॉल्यूम है तो उसको सरफेस कहना सही नहीं होगा, बट इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल का मतलब हर जगह हर पॉइंट का पोटेंशियल इनसाइड द वॉल्यूम सेम है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम का मतलब उस पार्ट से है जहां पर मटेरियल प्रेजेंट है। फिर से मैं उसी बात पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि जहां जहां मटेरियल प्रेजेंट है उस पार्ट की बात कर रहे हैं, उसी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं जहां मटेरियल प्रेजेंट है, जहां मटेरियल प्रेजेंट है वहां की बात कर रहे हैं। इक्विपोटेंशियल होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। इक्विपोटेंशियल का मतलब समान पोटेंशियल होता है, समान पोटेंशियल। क्यों होता है ऐसा, इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास है एक रैंडमली शेप्ड कंडक्टर और ये कंडक्टर है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है इसके पास कोई चार्ज हो सकता है इसके ऊपर चार्ज ना हो सकता है ये न्यूट्रल हो, वही हो गया इसका, या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सपोज हो रहा हो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। तो हम कहने जा रहे हैं कि अंदर जो मटेरियल के अंदर जो पॉइंट्स हैं, ये जो होल वॉल्यूम है, जितने भी पॉइंट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं और जो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, उन सारे डॉट्स की मैं बात कर रहा हूं, सारे अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं,
जितने भी अनगिनत इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस मटेरियल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर मटेरियल में, उन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस ऑफ dv बाय dr होता है। ये रिजल्ट पढ़ा है आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये रिजल्ट जो है ट्रू होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह बेटा कितना है, जीरो के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि dv की जो वैल्यू है जीरो के बराबर है। dv क्या है बेटा, dv इज स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल। dv क्या है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल में जो चेंज है थोड़ा भी, वो भी जीरो है। इसका मतलब पोटेंशियल चेंज हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो इनसाइड वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ओहो, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल यदि v है तो यहां का पोटेंशियल भी v, यहां का भी v, यहां का भी v, v v v v v v v v v सबका पोटेंशियल v v v v सबका v, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल v v v होगा। तो क्या करें सर, तो एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे सामने आता है कि यदि ये इक्विपोटेंशियल है तो किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा दैट विल बी जीरो। इसका मतलब समझ गए कि लिख लोगे वर्क डन बाय external agent or work done by electric force in taking a charged particle from here to here will be equal to zero। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिजल्ट को पहले समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो एक कंडक्टर है, कोई भी एक रैंडम कंडक्टर है बेटा, रैंडम शेप का, उसके ऊपर जो भी चार्ज है, जैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डजंट मैटर। लेकिन यदि मैं इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं P कह देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस रीजन। ये जो इसके आसपास का रीजन है बेटा, यहां की जो डेंसिटी है, चार्ज अपॉन एरिया है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वो यहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द लोकलाइज्ड पोर्शन, जहां पे वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके पास में जो एरिया है वहां का चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी एवरेज चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं। सो सिग्मा इज कॉल्ड लोकलाइज्ड चार्ज डेंसिटी। तो सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसकी वजह से होगा, बाकी मटेरियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं होगा? नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बेटा टोटल पूरे कंडक्टर की वजह से है उस पॉइंट पर। दिस EP इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की वजह से है ये टोटल फील्ड। अब इसका डेरिवेशन जो है वो आप एक बार देख लीजिए। डेरिवेशन, तो एक आप कंडक्टर ले लीजिए लाइक दिस, रैंडम शेप का, और मैंने माना कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक, नेगेटिव भी ले सकते थे, डजंट मैटर, आंसर सेम आता। पॉजिटिव चार्ज यहां पर प्रेजेंट है और इस पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है यहां पर, क्योंकि चार्ज सरफेस पर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। सो हियर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा प्लस सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमें इस रीजन के जस्ट बाहर कोई पॉइंट है बहुत ही पास में, इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम
गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो गॉस लॉ इस्तेमाल करने के लिए हमें एक इमेजिनरी सरफेस बनाना होता है, उस सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है और फिर गॉस लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो एक गॉसियन सरफेस के लिए हमने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया है और वो सिलेंडर बहुत ही छोटा है, लाइक दिस। एक हमने बहुत ही छोटा सा इमेजिनरी सिलेंडर लिया है, जिस सिलेंडर का एरिया जो है वो ds के बराबर है। सिलेंडर का एरिया कितना है बेटा? ds के बराबर है। इस सिलेंडर का कुछ पार्ट कंडक्टर के अंदर है और कुछ पार्ट हवा में है। कैसा है ये सिलेंडर? लाइक दिस। सिलेंडर ऐसा है बेटा। सिलेंडर का आधा पार्ट डूबा हुआ है कंडक्टर के अंदर और आधा पार्ट जो है वो बाहर है। सर कंडक्टर के अंदर डुबा दिया तो टूट नहीं जाएगा कंडक्टर? इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, ठीक है, कुछ टूटेगा नहीं। तो अब हम इसका एरिया की बात करें तो एरिया बहुत 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 छोटा है। मैंने इतनी बार बहुत बोल दिया है तो इसका मतलब है असल में बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा। ये तो आपको दिखाने के लिए बना दिया है, लेकिन इससे भी ये लाखों करोड़ों गुना छोटा एरिया आपके सामने है। तो इस सिलेंडर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस सिलेंडर का जो पार्ट अंदर है, सिलेंडर का जो हिस्सा है ये वाला, मैं पेन का कलर बदल लेता हूं। तो सिलेंडर के इस वाले हिस्से से, कौन सा हिस्सा? मैं अच्छा यहां पे बना देता हूं सिलेंडर का फोटो, राइट, आपको आसानी रहेगी। सिलेंडर यहां पे मैं बना देता हूं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर का अपर पार्ट है, सिलेंडर का ये पार्ट है, सिलेंडर का ये लेटरल पोर्शन है। तो बेटा हमने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। इसका मतलब इस नीचे वाले फेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा दैट विल बी जीरो। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से नहीं निकलेगा। बात आई समझ में? हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे कंडक्टर की वजह से वो ऐसे ही होने वाला है, लाइक दिस। इसका मतलब सिलेंडर का जो ऊपर वाला फेस है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास होने वाली है, ठीक है, और वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। जो आपका लेटरल सरफेस है उससे भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होने वाला है। E इज इक्वल टू जीरो। यहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये गॉसियन सिलेंडर जो है इसको गॉसियन पिल बॉक्स भी कहा जाता है। पिल बॉक्स क्यों कहते हैं सर? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में दवाइयां लेने के लिए डिब्बी आती है ना, और डिब्बी का शेप ऐसा ही होता है ना, जैसे मसालों की डिब्बी नहीं आती, खोल देते हैं तो कुछ ऐसी डिब्बी में दवाइयां रखते हैं वो खाने के लिए, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पिल बॉक्स। इसमें पिल्स रखी जाती हैं, बेसिकली सिलेंडर शेप का होता है। तो सिलेंडर में जो नीचे वाला फेस है वहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा है। बिकॉज रीजन क्या देंगे इसका? बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन। उसके बाद यहां से इसके जो लेटरल फेजेस हैं वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों पास होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए होंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसलिए ऐसा है। ये भी क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to surface, that's why there is no electric field lines passing through this lateral area। तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर वाले फेस से पास हो रहा है। तो मैं बेटा गॉस लॉ का इस्तेमाल यहां पे करने जा रहा हूं, गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, क्लोज इंटीग्रल भी करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट इस रीजन में कांस्टेंट है, तो आएगा आपके पास ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है? कितना चार्ज प्रेजेंट है बेटा? क्योंकि चार्ज तो है सिर्फ सरफेस पर
और उस सरफेस का एरिया कितना है ds के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू ds के बराबर चार्ज प्रेजेंट है। इस बारे में सोच लीजिए, बिकॉज चार्ज इज ऑन द सरफेस, और कितना सरफेस इसने घेरा है सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर कितना सरफेस हमारा ट्रैप है, वो ds एरिया के बराबर हमारा सरफेस ट्रैप है। तो चार्ज की वैल्यू जो इस पिल बॉक्स के अंदर है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, सिलेंडर के अंदर है, दैट इज सिग्मा इंटू ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ds से मर गया ds, और आपके पास बचता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डेरिवेशन एक बार के लिए भले ही भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्राइम है, बट ये आपका बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा यदि आपको रिजल्ट याद नहीं होगा तो। ठीक है, याद रखिए इसको, और ये लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने ऐसा किया है। ये फोटो जो है ये इसी डायग्राम का इनलार्ज्ड वर्जन है, और हमने यहाँ पे गॉस लॉ का इस्तेमाल कर लिया है। इस इंटीग्रल वाले को हटा सकते हैं, EDS इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, और उस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है, कैविटी लाइक दिस। और जानते हैं कैविटी का मतलब क्या होता है, कॉलगेट के एडवर्टाइजमेंट ने आपको अब तक सिखा दिया होगा कैविटी। तो कैविटी का मतलब है कि यहां कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, यहां पे कोई मटेरियल नहीं है, यहां पर कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, राइट। तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से एक हमने मिडिल में से एक स्कूप आउट कर दिया मटेरियल और बाहर फेंक दिया, तो ये जो खाली स्पेस है इसको कैविटी कहा जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज कैविटी। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि यदि इस कंडक्टर को हम कोई एक्सेस चार्ज प्रोवाइड करें, इसको या हम पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें, या किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको एक्सपोज कर दें, तो इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होती है। इस कैविटी के अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है या कोई चार्ज डेंसिटी की बात करें वो भी 0 के बराबर होती है। तो यहां पे हम प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, if we provide positive / negative charge to the conductor or expose the conductor to an electric field, then electric field inside the cavity will be zero, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 रहने वाली है, चाहे आप बाहर कुछ भी कर दें, चाहे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, बाहर इसको पॉजिटिव चार्ज दे दें, बाहर चाहे इसको नेगेटिव चार्ज दे दें, या इसको ऐसे दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि कैविटी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं या कैविटी के अंदर जो है जो भी रखा है सामान जो है वो बाहर के इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन से आइसोलेटेड है, या कह सकते हैं कि अंदर वालों को बाहरों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लास्ट वाली लाइन कट कर देंगे, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है बाहर की एनवायरनमेंट से, कैविटी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता है। तो इसका फायदा और इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड से खतरा होता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस और कोई भी डेटा, तो उस डेटा को एक मेटल कैविटी के अंदर रख दिया जाता है, कंडक्टर के अंदर कैविटी बनाई और कैविटी के अंदर उस डिवाइस को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है जिसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से खतरा होता है, तो उसके अंदर रख देते हैं। तो बाहर से चाहे हम कुछ भी करें उस कंडक्टर के साथ, उसको कहीं भी कितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सपोज कराया जाएगा, उसको कितना भी चार्ज दिया जाएगा, अंदर जो रखा है हमारे वैल्यूएबल आइटम्स वो सिक्योर रहते हैं। इसको फैराडे केज भी कहा जाता है।
ठीक है। और एक और फनी एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा कि एक मोबाइल फोन जो है, उस मोबाइल फोन को आप एक एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट दीजिए, एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर दीजिए और फिर चेक करिए कि क्या वो एक्सटर्नल सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। एक्सटर्नल जो रेडिएशन है, एक्सटर्नल जो सिग्नल्स हैं, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं। एक्सपेरिमेंट करके आप बताइए कमेंट्स में कि क्या आपको रिजल्ट मिलता है। आगे चलते हैं।